नमस्ते सभी साथियों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जो कि क्वालिफाइड स्टेट क्वालिफाइड सभी कैंडिडेट्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है। तो कल का आपने रिसेंटली वीडियो देखा होगा जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं, जिसमें पहला जो बात है वो हम मुझे सुन के पर्सनली तो हंसी आई है। पहला जो बात उन्होंने बोला है, एक पत्रकार ने उनसे पूछा है कि आपका एजेंडा क्या है। तो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि एजेंडा है लेकिन कोई खास एजेंडा नहीं है। आप समझ रहे होंगे, एक प्रोफेसर साहब के प्रोफेसर का डिग्री है साहब को, शिक्षा मंत्री जी को, और उनके पास एजेंडा है लेकिन कोई खास एजेंडा नहीं है। दूसरी बात, कल का जो बयान आया है वो बयान कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आपके मुहिम को 13 तारीख के जो आंदोलन है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए या फिर स्लो करने के लिए ये बयान दिया गया है। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे 13 तारीख के आंदोलन को। और रही बात शिक्षा मंत्री जी के जो उसको बोलते हैं ज्ञान, जो शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर साहब का डिग्री लगाते हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो दर्शाने के लिए मैं कुछ कथन करना चाहता हूँ। क्योंकि जब से शिक्षा मंत्री जी बने हैं तब से उनका जो बयान है वो बयान इतना मतलब लाइट वेटेड बयान सब है जिससे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये शिक्षा मंत्री जी के पद पे रहने लायक हैं, या फिर इस तरह से जो गवर्नमेंट चला रही है कैसे शिक्षा मंत्री बनाया गया है इनको, इनके पास कोई विजन ही नहीं है। पहला तो उन्होंने बयान दिया था कि चीन जापान अमेरिका से थोड़ी अभ्यर्थी आएंगे, चीन जापान अमेरिका से थोड़ी अभ्यर्थी आएंगे जो 7वें चरण में पार्टिसिपेट करेगा, पहला बयान। दूसरा बयान इनका है लाखों बहालियाँ होनी है महीनों तो लग सकते हैं, लाखों बहालियाँ होनी है महीनों तो लग सकते हैं। अब पहला बयान जो उन्होंने बोला है चीन जापान अमेरिका से थोड़ी अभ्यर्थी आएंगे, यानी आप जब स्टेट की जो बहाली होगी या 7वें चरण की जो बहाली होगी, पता है सबको कि भैया जो स्टेट क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, बीटेट क्वालिफाइड है, वही अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका जो ये बयान है बहुत ही निंदनीय बयान है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है, जिससे कि पता चल जाता है कि आपका जो सोच है, आपका जो डिग्री है, आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही लो है। दूसरा चीज़ बोलते हैं लाखों बहालियाँ होनी है महीनों तो लग सकते हैं। तो लाखों बहालियाँ होनी है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, महीनों तो लग सकते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पे एक बात उठती है नियमावली की। 2022 जो नियमावली बन रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये नियमावली कम और कॉन्स्टिट्यूट ज़्यादा बन रहा है। कॉन्स्टिट्यूट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि 2 साल आपको पता होगा 2 साल 11 महीना 8 दिन में 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो यदि इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, दीपक सर है और भी रिसेंट अधिकारी है, मनोज सर है और भी अधिकारी सब हैं, यदि नियमावली सही तरीके से बनाया जाए तो 7 दिन, मुश्किल से 7 दिन में ये नियमावली कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। यदि एक छोटा सा कमेटी बना के 7 दिन में उस पर डिस्कशन करके और हार्ड कॉपी निकाल सके, अप्रूवल दे सकते हैं आराम से। लेकिन ये नियमावली जो 2022 नियमावली बन रही है, इसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है। तीसरा बात, लाखों बहालियाँ होनी महीनों तो लग सकते हैं, इसमें क्या अर्थ निकलता है कि लाखों बहालियाँ होनी महीनों लग सकते हैं। आपके पास पूरा इंटायर सिस्टम है, गवर्नमेंट आपकी है, इंटायर सिस्टम आपका है, आपका उसी में आपका ये मुद्दा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी आप फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में दीजिएगा। चलिए मान लेते हैं कि आप सीएम नहीं बने हैं, आप डिप्टी सीएम बने हैं, 50% हटा देते हैं, 5 लाख तो दीजिएगा ना भैया। तो अभी तक कितना भी कैबिनेट मीटिंग हो चुका है, आपका कोई भी रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, न्यू वैकेंसी आप दे ही नहीं रहे हैं, न्यू वैकेंसी रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है बिहार में। दूसरा बात, पढ़ाई कमाई दवाई पे आपकी सरकार बनी है ना, पढ़ाई के लिए आपका कोई रोड मैप है कि आप बच्चों की पढ़ाई किस तरह से कराएंगे, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की लाखों कमियां हैं। आप पीटीआर रेशियो भी देखिएगा, बहुत बुरा स्थिति है, खासकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। कमाई तो आप जिस तरह से आपका रोड मैप चल रहा है, जिस तरह से आपका स्ट्रेटजी चल रही है, उस हिसाब से तो जो अभ्यर्थी है, जो टैलेंटेड अभ्यर्थी है, वो रोड पे है, तो कमाई की बात ही नहीं है। और दवाई का सिस्टम तो आप खुद देख ही रहे हैं बिहार में, यानी डेट मीन्स की ट्रीटमेंट का सिस्टम। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आता है कि 16 करोड़ रोजगार, 16 करोड़ से रोजगार लीजिए ना आप पहले। तो 16 करोड़ से रोजगार, पहले तो शिक्षा मंत्री से मेरा ये सवाल रहेगा कि आप रोजगार और नौकरी में क्या अंतर आप समझते हैं। क्योंकि यदि बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि 16 करोड़ 2014 में 16 करोड़ रोजगार, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार क्या होता है?
और नौकरी क्या होता है, ये पहले शिक्षा मंत्री जी बताएं पूरे बिहार के स्टेट सीटेड और बीटेड अभ्यर्थियों को कि रोजगार और नौकरी में वो क्या डिफरेंस मानते हैं, क्या अंतर होता है। रोजगार जो होता है, जैसे सपोज कहीं रोड बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एम्स बना या कोई भी बिल्डिंग बनती है, वहाँ पे अगल बगल में कोई भी यदि बिजनेस करते हैं, ठीक है, या कारखाना कोई बनता है, वहाँ पे कोई जॉब करते हैं, दैट मीन्स की प्राइवेट इंडस्ट्री में, तो वो रोजगार में काउंटिंग हो जाएगी। नौकरी, आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, 10 लाख सरकारी नौकरी का, और नौकरी का मतलब क्या समझते हैं आप मुझे बताइए। जबकि आपने अभी रिसेंटली 3.38 लाख शिक्षक की कमी बताई है कि इतना शिक्षक भर्ती बचा हुआ है, और जिसमें कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है। बहाली हुई है, नो डाउट बहाली हुई है, जो कि रिसेंट जो पिछली सरकार थी, वो पिछली सरकार का जो बहाली था वो हुआ है, प्राइमरी में हुआ है। लेकिन आज भी ये जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का पीटीआर रेशियो बहुत पुअर है। उनका प्रायोरिटी भी है कि हाँ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हम देंगे शिक्षक, लेकिन कब देंगे। उसके बाद रिसेंट बयान उनका, कल का बयान, झंझारपुर का बाइट जो आया था, उसमें उन्होंने डिस्कस किया था एक छोटे पत्रकार से, दैट मीन्स के एक पत्रकार से, लोकल लेवल के पत्रकार से उन्होंने डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइज होगा। ये अभ्यर्थी को, जब संजय सर थे उस समय से जितने भी अभ्यर्थी थे सबको पता था कि सेंट्रलाइज बहाली होनी है, ऑनलाइन बहाली होनी है। लेकिन अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले आपका एक बयान आता है झंझारपुर में, एक लोकल लेवल के आप पत्रकार से, मतलब क्षेत्रीय लेवल के पत्रकार से आप बाइट देते हैं, उसमें बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या सेंट्रलाइज या स्टेट लेवल पे होगा, मुझे उस पर चर्चा हो रही है। अभी तक आपको पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रलाइज करना है या स्टेट लेवल पे सेंट्रलाइज करना है। बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको पता ही नहीं है कि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रलाइज कीजिएगा और या फिर स्टेट लेवल पे सेंट्रलाइज कीजिएगा, तो फिर आप नियमावली कैसे बनाइएगा, ये मुद्दा हो गया। उसके बाद उनका एक मुद्दा था कि रिसेंट बाइट, उन्होंने रिसेंट बाइट क्या है दिया है कि जब पत्रकार साहब पूछते हैं उनसे कि भैया आपका एजेंडा क्या है, तो बोलते हैं कि एजेंडा है लेकिन कोई खास एजेंडा नहीं है। एजेंडा है लेकिन कोई खास एजेंडा नहीं है। तो जिस मोटो से आप आए थे गवर्नमेंट में, पढ़ाई कमाई दवाई 10 लाख सरकारी नौकरी, इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तब तो आपका रिसेंटली बयान आया ना कि कोई एजेंडा है लेकिन कोई खास एजेंडा नहीं है। दैट मीन्स कि आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। यदि कोई खास एजेंडा नहीं है, इसका मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड है या फिर जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं जिनको पढ़ाई कमाई दवाई की ज़रूरत है, उसके लिए वो प्रायोरिटी आप नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे बिहार के जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं, स्टेट है, सीटेड है, बीटेड है, इनको सोचना होगा। सोचना इसलिए भी होगा क्योंकि देखिए, एक बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, जो शिक्षित हो जाते हैं, वो बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो बुद्धिजीवी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक चीज़ों को, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट को समझे। जो फॉल्ट लाइंस होती है समाज में या फिर बिहार के विकास के डेवलपमेंट में जो फॉल्ट लाइंस है, उसको हम कम कैसे करें, समाज में जो सद्भावना है वो कैसे बने रहे, जो प्रेम, डैट मीन्स की जो एक सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, वो कैसे बने रहे। यदि अभी कोई जो युवा जर्नलिस्ट होगा, यदि उनसे कोई मीडिया बाइट ले तेजस्वी जी से कि भैया तेजस्वी जी आप ये बताइए कि आपका क्या रोड मैप है डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आप बिहार को कैसे डेवलप कीजिएगा। क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी देने से नहीं होता है, और जो गवर्नमेंट नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, ना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, ना आप कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं, ना स्पोर्ट्स के बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो आपके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है बिहार को डेवलप करने का। जो अभी करंट गठबंधन की सरकार है, उसके पास क्या रोड मैप है, कैसे वो बिहार को डेवलप करेंगे। जो आपका वादा था, मैनिफेस्टो था, इवन आपके मैनिफेस्टो में आपने बोला था कि एक मैनिफेस्टो, उसमें मैं लाइन पढ़ रहा था, अराउंड 4 कॉलम में लिखा हुआ था कि हर विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक देंगे, जितने भी विद्यालय हैं सब में कंप्यूटर शिक्षक देंगे। ना इस रोड मैप पे आप काम कर रहे हैं, ना बिहार के डेवलपमेंट के लिए आपके पास ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई रोड मैप है। आपकी सरकार बनी 2 ही मुद्दे पे। पहला मुद्दा था आपका 10 लाख सरकारी नौकरी, दूसरा पढ़ाई कमाई दवाई। पढ़ाई कमाई दवाई मिलेगा, 10 लाख सरकारी नौकरी, सबको, सब वर्गों को बेनिफिट होगा। तो आपके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है।
और इसीलिए इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद जैसा मेरा एजम्पशन है या फिर मेरा एनालिसिस है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो सरकार है वो जानबूझकर डिले कर रही है। स्टेट हो, सीटेट हो या फिर बीटेट हो या 7th फेज की जो बहाली है उसको जानबूझकर डिले कर रही है, क्योंकि इंटायर सिस्टम आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, आपके पास आईएएस की टीम है, फिर भी आप न नियमावली का अभी तक कुछ कर पाए हैं, न कैबिनेट में अप्रूवल करवा रहे हैं, न आपके पास आप मीडिया में आके खुल के कोई बयान दे रहे हैं कि भैया हमारा क्या रोड मैप है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हम शिक्षकों को नियुक्ति करेंगे। तो ये सब जो है वो आपको डार्क में रखा जा रहा है जानबूझकर, कि आप डार्क में रहें, कंफ्यूज रहें। इवन मुझे लगता है कि शायद एजुकेशन मिनिस्टर भी कंफ्यूज ही हैं। तो आप लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जिससे कि ये प्रोसेस डिले हो, और जितना डिले होगा तो उसको चुनाव में उस बहाली को जैसे डिले होगा तो चुनाव तक आ जाएगा, तो चुनाव में उसको भुनाया जाएगा बहाली को। इसीलिए आप लोग जागरूक हो जाए। 13 तारीख का जो आंदोलन है, उस 13 तारीख के आंदोलन में एनी हाउ हर एक मेंबर अपने दिल पे हाथ रखिए। हर एक मेंबर बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी, चाहे वो स्टेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, वो क्वालिफाइड अभ्यर्थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अपने बिहार के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि हमें बिहार को डेवलप करना है। शिक्षा के माध्यम से ही कम से कम हम जब रिक्रूट होके जाएंगे, ज्वाइनिंग होगी हमारी, तो हम डेडिकेटेड वे में कम से कम शिक्षा के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास करेंगे, बच्चों का तकनीकी विकास करेंगे, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाएंगे, बच्चों का लॉजिक और कंसेप्ट डेवलप करेंगे। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग 13 तारीख को जो आंदोलन है, क्योंकि जितना भी एनालिसिस आपने देखा है, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है पॉइंट्स बाय पॉइंट, ये जितने भी मीडिया बाइट्स उन्होंने दिए हैं, उनके पास न कोई विज़न है, न कोई रोड मैप है। और रिसेंटली जब उनको पता चला कि भैया, स्वाभाविक है जब आंदोलन की बात चल रही 13 तारीख को, तो स्वाभाविक डर लगेगा ही गवर्नमेंट को। तो वो चाहती है कि भैया इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर खेला जाए। और आपको ही पता है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में भी होते हैं। तो इस तरह से जितना भी ये कंक्लूजन निकला है, आप लोग 13 तारीख का जो आंदोलन है आपका, क्योंकि आज 12 हो चुका है, 13 यानी ट्यूसडे का जो आंदोलन है उसको एनी हाउ ब्रेक डाउन ना करे, उसको स्लो ना करे। जितना से जितना अभ्यर्थी हो सके वो अभ्यर्थी अपने बिहार के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या फिर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, उसके लिए आप लोग उनको अच्छे रेशियो में टीचर्स मिल पाए, हर सब्जेक्ट के टीचर मिल पाए, उसके लिए आप लोग एनी हाउ 13 तारीख को आंदोलन में आइए। दूसरी बात कि जब तक आप 2019 में 2019 का जो एग्ज़ाम था उसमें इतने लोग क्वालिफाइड है, जबकि ये जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम 2011 के बाद, 8 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ था। यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2011 के बाद यानी 2019 में हुआ था, यानी 8 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ था। समझ रहे होंगे, 8 साल। और उसके बाद 2019 से लेकर 2022 ख़त्म होने को 23 आ गया, 4 साल इधर, यानी 12 साल से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक ही नहीं गए हैं, किसी भी विषय में शिक्षक ही नहीं गए हैं। उधर आप बीच में कभी कभार ये गेस्ट टीचर की बात कर दे रहे हैं, तो आपको गेस्ट टीचर रिक्रूट करने की क्या जरूरत पड़ रही है? जब आपके पास इतना अभ्यर्थी पड़े हुए हैं तो आप इनको पहले ज्वाइनिंग करवाइए, तब गेस्ट टीचर की बात कीजिएगा, यदि घटेंगे तब। दूसरी बात, गेस्ट टीचर का मुद्दा ही नहीं उठता है जब आपके पास इतने अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, 80,402 अभ्यर्थी इधर क्वालिफाइड है आपके स्टेट में, बाकी आपके बीटेड सीटेड अभ्यर्थी क्वालिफाइड है हर सब्जेक्ट में। और उसके बाद 2023 का आपका जो एक वोट बैंक की राजनीति है कि 2023 में हम स्टेट लेंगे, फिर उसके बाद हर साल स्टेट लेंगे, तो पहले जो बहालियाँ स्टैक में रुकी हुई है, डैट मीन्स की जो पीछे से रुकी हुई है, उस बहालियों को आप क्लियर कीजिए, तभी आप 2023 लेना हो, 24 लेना हो, 25 लेना हो, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी इतने दिन से मानसिक और शारीरिक परेशान हैं, क्योंकि बिहार का हर अभ्यर्थी, बिहार में कोई भी एफ्लुएंट परिवार से बिलोंग नहीं करता है, सब मीडियम लोअर मीडियम से ही बिलोंग करते हैं और सब टैलेंटेड हैं। तो उनको आप भेजिए, शिक्षा का स्तर सुधारिए, और 13 तारीख को सभी लोग आंदोलन में फुल्ली पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दिल पे हाथ रखिए। और चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो, लेडीज़ कैंडिडेट हो या फिर जेंट्स कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जितने भी कैंडिडेट्स हैं
सब अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए 13 तारीख को एनी हाउ आइए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है हमारे पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसके माध्यम से हम अपने बातों को अच्छे से रख सकते हैं और हमारा जो मुद्दा है वो अच्छे से रेज हो सकता है। इसीलिए आप सभी से आग्रह रहेगा, पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 13 तारीख के आंदोलन को एनी हाउ सक्सेसफुल बनाएं, आंदोलन में पहुँचे और आंदोलन को सक्सेसफुल बनाएं। तो इसी सब बातों के साथ धन्यवाद आप सभी का, और सभी मित्रों से एक बार फिर से विनम्र विनती रहेगा, पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा, हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा, अपने लिए, अपने बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचिए। और 13 तारीख को एनी हाउ, यदि किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में है, आज शाम में ही प्लान बना के, अभी वीडियो देखने के बाद ही प्लान बना के आप लोग आगे मूव करें। 13 तारीख को मॉर्निंग में 7 बजे तक, 8 बजे तक आप लोग एनी हाउ पटना गर्दनी बाग तक पहुँच जाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।